देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मुद्दों से चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के कई सारे सांसदों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आखिरकार मिली है बड़ी सफलता। बताएंगे इस बार कैसे कोर्ट के अंदर एक और कानून को लेकर बीजेपी को जमकर कोर्ट में घुटना टेकना पड़ा है दोस्तों। इसके बाद कोर्ट की ओर से किए गए ऐलान के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में है जोरदार तरीके का उत्साह। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके से भाजपा के कानून के जहरीले दांत तोड़ डाले गए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों से मुलाकात करने के लिए। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी के साथ में हो गई जोरदार तरीके की बहस। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी जानकारी दोस्तों। वहीं पर केरल के अंदर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, लेकिन आरएसएस ने फिर से बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। बताएंगे एक बड़े समाज ने आरएसएस को जमकर खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर नरेंद्र मोदी जिस राज्य के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे उसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने में पहुंच गए इंडिया गठबंधन की पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता दोस्तों। इसके बाद हो गया आखिरकार मुकदमा। बताएंगे कौन से ये भाजपा के नेता है दोस्तों। इसी के साथ में चुनावी राज बिहार के अंदर अडानी को दिया गया 1 रुपए का जमीन। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, जिसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि वह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया फैसला बीजेपी सरकार के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। अगर आप भी इसका स्वागत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश भर के अंदर लागू कर दिया गया था दोस्तों। इसके बाद विपक्षी दल के कई सारे सांसदों जिसमें मुस्लिम निकाय के लोग और एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दोस्तों। 8 अप्रैल 2025 को केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैविएट दाखिल कर दिया दोस्तों। यानी बीजेपी की मोदी सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तक इस पूरे मामले पर सही से चर्चा ना हो तब तक कोर्ट के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने 15 तारीख तक का टाइम दिया दोस्तों। उसके बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं से कहा कि अब कोई नई रिट याचिका नहीं ली जाएगी, यानी जिसको याचिका देनी थी उन लोगों ने कोर्ट में जमा करवा दी। उसके बाद 15 मई से लेकर 22 मई के बीच में दो जोरदार तरीके से सुनवाई चलती रही दोस्तों, बहस हुई और इसके बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया और कहा गया कि जल्द फैसला देंगे। और अब जाकर बीते दिन यानी 15 तारीख को फैसला सुना दिया गया है दोस्तों। कोर्ट ने आंशिक रोक लगाई है। आपको बता दें कि वक्त संशोधन कानून के ऊपर आंशिक रोक लगाते हुए कई सारे नियम में बदलाव किए गए हैं। कोर्ट ने सबसे ज्यादा जरूरी 3 प्रावधानों को पूरी तरीके से रोक दिया है दोस्तों। कोर्ट की ओर से आदेश जारी करते हुए जो 3 प्रावधान रोके गए हैं उसे लेकर ही सबसे ज्यादा संघर्ष चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य है, यानी बोर्ड का जो हेड होगा दोस्तों वो मुस्लिम समाज का हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने दूसरा आदेश जारी करते हुए राज्यों के अंदर जो वक्फ का बोर्ड बनता है उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मौजूद नहीं रहेंगे और जो केंद्र स्तर पर बनेगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर बोर्ड बनाया जाता है जो दोस्तों जिसको सेंट्रल बोर्ड कहा जाता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसमें 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते हैं। यानी राज्यों में केवल 3 को छोड़कर सारे के सारे नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे, मेंबर होंगे। और इसी तरीके से सेंट्रल वक्फ की बोर्ड की बात करें तो सारे मेंबर मुस्लिम होंगे, केवल 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैक्सिमम है दोस्तों 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी या तो एक भी नहीं होंगे या मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। बाकी जो तीसरा नियम बदला गया है दोस्तों ये भी काफी जरूरी है। मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कानून में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या किसी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है तो उसका मुसलमान होना जरूरी है और वो भी 5 साल मुसलमान होना जरूरी है। यानी अगर कोई आसपास में 1-2 साल में या कभी भी कन्वर्ट होकर वक्फ बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकता है। 5 साल तक उसको मुस्लिम रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे प्रॉपर्टी को वक्फ करने की इजाजत मिलेगी। इस बात को लेकर भी कोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए इसे एकदम बेफिजूल की बात बताते हुए हटा दिया है दोस्तों। यानी कोर्ट ने ये 3 बड़े बदलाव किए हैं और लोगों के प्रॉपर्टी की जांच अब कलेक्टर नहीं करेगा दोस्तों, यानी सरकारी व्यक्ति नहीं करेगा बल्कि जज खुद करेंगे। यानी इसके लिए जो वक्फ प्रॉपर्टी का ट्राइब्यूनल बना रहता है दोस्तों, यानी वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जो कोर्ट बना हुआ है उसी कोर्ट में ये मामला जाएगा। कोई कलेक्टर अपने हिसाब से फैसला नहीं लेगा। इससे भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत लोगों को मिली है दोस्तों। आपको बता दें कि ऐसे आदेश जारी होने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। अलग अलग पार्टी के लोगों के अलग अलग तरीके के बयान आए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी के कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया है दोस्तों। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने संसद के निर्णय को अपहोल्ड किया है और अदालत द्वारा कानून की जांच को लोकतंत्र के लिए सकारात्मक बताया है। इसके बाद बीजेपी के नेता अपनी हार मानने को तैयार नहीं है दोस्तों, लेकिन भाजपा वालों को समझ में आ गया होगा कि जो जहरीले दांत इस कानून के थे उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, तो अब इस कानून के अंदर कुछ बचा नहीं है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने भी अपना रिस्पांस देते हुए जवाब देते हुए कहा कि इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसमें 3 बड़े नियम बदल दिए गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सरकार की साजिश पर रोक बताते हुए इसे लेकर खुशी जाहिर की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस मामले पर डटकर मुकाबला कर रहा था दोस्तों, उन्होंने कहा
कि हम लोगों को आधी जीत मिली है, आधी जीत अभी मिलनी बाकी है। हमें अच्छा लगा कि कम से कम इन प्रावधानों पर अभी रोक लगा दी गई है जो काफी विवादित थे और अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी इस आदेश को लेकर बोला गया कि एक पॉजिटिव स्टेप है, यानी एक अच्छा कदम है। हम चाहते हैं कि बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम लोग ना रहे, इसके लिए हम लोग आगे प्रयास करते रहेंगे, यानी आगे लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इसके बाद और भी कई सारे पार्टी के लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, रिस्पांस दिया है, लेकिन सब में एक बात जो कॉमन दिखाई दे रही है कि ये एक बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जो वक्त संशोधन कानून के खिलाफ मैदान में उतरे हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया कोई भी विवादित कानून ऐसा नहीं होता कि वो कोर्ट के दरवाजे ना पहुंचे और उसके बाद कोर्ट में उसकी धज्जियां ना उड़ाई जाए दोस्तों। यानी इससे पहले बीजेपी वालों को लग रहा था कि वो वक्त कानून को लेकर खुद के सांसदों के समर्थन को इकट्ठा करके विपक्ष की आवाज को दबा लेंगे, लेकिन विपक्ष ने फिर कोर्ट के अंदर घेर लिया दोस्तों। तब जाकर कोर्ट ने इस मामले पर बीजेपी को फटकार लगाते हुए नियम बदल डाले। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो और भी मामले को लेकर भाजपा को इसी तरीके से कोर्ट में आना होगा, चाहे SIR का मामला हो या फिर 130वां संशोधन का मामला हो। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के बाढ़ प्रभावित एरिया में राहुल गांधी गए थे लोगों से मुलाकात करने के लिए दोस्तों। इस दौरान काफी ज्यादा लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रभावित लोग हैं उन लोगों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी को पूरे हालात के बारे में पता चला। स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी को बताया कि कहां कहां पर बाढ़ आ रखा है और कितना नुकसान हो रखा है। राहुल गांधी लोगों से जाकर उनके घर पर मुलाकात कर रहे थे दोस्तों, रास्ते में भी जो मिल रहा था उससे बातचीत कर रहे थे। यानी राहुल गांधी के लिए कोई वैसा इंतजाम नहीं किया गया था कि 4 लोग बुला लिए गए हो और वही राहुल गांधी को जो बता रहे उसी को विश्वास करके राहुल गांधी दिल्ली आ गए हो, बल्कि उन्होंने लोगों से खुद मुलाकात की दोस्तों। बल्कि उन क्षेत्रों में भी गए जहां पर बाढ़ के आज भी निशान दिखाई दे रहे हैं और कई जगह पर बाढ़ के हालात अभी भी बने हुए हैं दोस्तों। कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर के क्षेत्र में भी राहुल गांधी गए थे जहां पर स्थानीय SP के साथ में राहुल गांधी की बहस हो जाती है दोस्तों। पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाने के लिए राहुल गांधी बोल रहे थे, जिस पर SP ने नाराजगी जताई दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी कहते हैं कि आप कह रहे हो फेंसिंग है यानी दीवार है, ये 8 किलोमीटर दूर है, यहाँ किसी दूसरी जगह 1 किलोमीटर दूर था, वहां आपने हमें क्यों जाने दिया, सवाल यह है। इस पर SP कहते हैं कि वहां इस तरीके की कोई बात नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि आपने ये सब पहले नहीं लिखा था। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता बाजवा कहते हैं कि MLA कह रही है लोगों को यहां लाया गया है, हमें सिर्फ ये आगे क्रॉस करना है। SP कहते हैं कि सर सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत है। तो इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये इंडिया है ना, इंडिया में तो आप पुलिस वालों को हमें सुरक्षित रखना है, आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं मुझे। इस पर SP ने कहा कि सर रिक्वेस्ट है कि आगे मत जाइए और इसके बाद काफी रिक्वेस्ट राहुल गांधी से किया गया दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी चाह रहे थे कि बॉर्डर के क्षेत्र में जाकर वहां पर लोगों से मुलाकात करे, वहां पर जो भारतीय गांव है वहां मुलाकात करे दोस्तों, लेकिन प्रशासन के लोगों के हाथ पैर फूल गए थे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर। इसीलिए बाद में राहुल गांधी ने बोला ठीक है आपकी बात मैं मान लेता हूं और इसके बाद राहुल गांधी वापस लौट आते हैं दोस्तों। यानी बॉर्डर के क्षेत्र पर नहीं जा पाए राहुल गांधी और उनको रोक दिया गया और राहुल गांधी भी पुलिस प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहते थे। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद राहुल गांधी ने बात को मान लिया, लेकिन सवाल यही है कि अगर गांधी का कार्यक्रम पहले से आयोजित था तो फिर रोकने का क्या मतलब था। आप लोग क्या अपनी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केरला के त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कोई लोकसभा में सांसद चुनकर आया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी वालों को केरल को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। भाजपा सोच रही है कि केरल में जो 2 बड़े गठबंधन है, जिसमें एक का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है, दूसरे का नेतृत्व लेफ्ट पार्टी करती है, यानी UDF और LDF का मुकाबला है, तो उसमें बीजेपी वालों को लग रहा है कि उनका भी कुछ ना कुछ बन सकता है। इसीलिए भाजपा के लोग केरल के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि केरल के जितनी भी बड़ी संख्या में हिंदू और क्रिश्चियन आबादी है दोनों को साथ में लिया जाए। इसके लिए भाजपा अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करती है दोस्तों। कई सारे क्रिश्चियन समाज के लोगों के प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि क्रिश्चियन वोटों को बीजेपी के साथ में जोड़ा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि बीजेपी जिस पैतृक संगठन से आती है उसका नाम है RSS और RSS के लोग अपनी विचारों से बार बार क्रिश्चियन और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को परेशान करते हैं दोस्तों। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया था, जहां पर बजरंग दल के लोगों के द्वारा की गई शिकायत के बाद केरल की 2 नन को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। यानी क्रिश्चियन समाज की 2 प्रचारक को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उनको छुड़ाने के लिए भाजपा के लोग भी केरल से छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, अपने आप को केरल के क्रिश्चियन समाज का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। लेकिन क्रिश्चियन समाज के लोगों ने सवाल पूछा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है जहां पर गिरफ्तारी हुई, तो बीजेपी कैसे छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियनों की हितैषी बन गई। तो इसके बाद भाजपा वालों के पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों। और अब केरल से एक और ऐसी खबर सामने आई है जिससे केरल के अंदर बीजेपी के द्वारा केरल के क्रिश्चियनों को अपने साथ में लाने के प्रयास पूरी तरीके से धूमिल होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों हुआ यह है कि RSS की एक पत्रिका है केसरी
नाम की पत्रिका, उसके अंदर एक लेख लिखा गया है दोस्तों। इस लेख में क्रिश्चियन समाज के लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, ईसाई समाज के लोगों के ऊपर की वे लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। और इसी बात को लेकर क्रिश्चियन समाज के चर्च यानी साइबर मालाबार चर्च की ओर से एक बयान जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कहा गया कि आरएसएस के केसरी पत्रिका में भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से आधारहीन और उसका उद्देश्य केरल के सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगाड़ने वाला है, यानी केरल के अंदर सांप्रदायिकता को फैलाने का, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और क्रिश्चियन समाज को जानबूझकर टारगेट किया गया है, उन पर भ्रामक यानी गलत आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आरएसएस की ओर से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी दोनों एक है, ये सबको पता है। और ऐसे में आरएसएस के द्वारा किया गया इस तरीके का बयानबाजी और ज्यादा उनको गले पड़ेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी बीते दिन चुनावी राज्य बिहार पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर जाकर नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया दोस्तों। नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के टाइम में एक रैली का भी आयोजन किया गया था दोस्तों, जहां पर उन्होंने भाषण दिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे उसी वक्त बिहार के अंदर बीजेपी के मंत्री के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और मारपीट के मामले को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर थाने पहुंच गया। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सरकार के मंत्री जीवेश मिश्र के द्वारा एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई दोस्तों। और अति पिछड़ा समाज से आने वाला पत्रकार मंत्री जी से पूछ रहा था कि आपने इस क्षेत्र के अंदर रोड क्यों नहीं बनाया। इसी बात को लेकर मंत्री भड़क गया दोस्तों और बवाल करने लगा और मारपीट की गई, यहां तक कि गाली गलौज भी किया गया और उसका वीडियो भी बताया गया है कि उनके पास है। ऐसे में जानकारी तेजस्वी यादव को मिलती है दोस्तों। तेजस्वी यादव अपने साथ में कई वरिष्ठ नेताओं को लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं। कुछ घंटों में तेजस्वी यादव, राज्यसभा के सदस्य संजय यादव, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी को लेकर 4 लोगों के साथ दरभंगा के सिहवाड़ा थाना में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों ने इस पर प्राथमिकी यानी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। तो थाने के लोग आनाकानी करने लगते हैं दोस्तों। इसके बाद तेजस्वी यादव पत्रकार के साथ वहां पर मौजूद रहकर थाने में एफआईआर लिखवाते हैं भाजपा के मंत्री के खिलाफ, जीवेश मिश्र के खिलाफ, जिन पर कुछ दिन पहले दवाई घोटाले का भी आरोप लगा था दोस्तों। और इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि हम मंत्री की गिरफ्तारी तक इस मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ बोला है कि पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके से मारपीट की गई, ये भाजपा सरकार के लोगों की मानसिकता को दिखाता है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर हम चक्का जाम भी करेंगे, यानी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता एक्टिव दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसके बाद उल्टा तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल खबर इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई है दोस्तों। बीजेपी सरकार के मंत्री के ऊपर मामला जब दर्ज किया गया तो फिर कई सारे रिपोर्ट बन गए, मीडिया में जानकारियां आ गई। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान जब ये पता चला कि मंत्री के खिलाफ ही एफआईआर हो गई है, तो इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों अब तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करवाया गया महिला वार्ड नंबर 7 की निवासी गुड़िया देवी के द्वारा दोस्तों, जिसने थाने में जाकर आवेदन किया कि माई बहन योजना का 2500 रुपए का लाभ लेने का फॉर्म भरवाया गया, जिसके लिए उनसे 200 रुपए की ठगी की गई। महिला ने आरोप लगाया कि इन नेताओं की योजना के तहत हम भोली भाले लोगों को आधार कार्ड नंबर देने के लिए बैंक खाता संख्या देने और मोबाइल नंबर देने के लिए मजबूर किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है इन सारे नंबर का। और इसके बाद मामला दर्ज करवाया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर कोई केस नहीं बनता, लेकिन फिर भी नाम मात्र के लिए कराया गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार के लोगों का ईगो हर्ट हो गया है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष ने थाने में जाकर दबाव बनाकर आखिरकार अपना काम करवाया और एफआईआर दर्ज करवाई दोस्तों, जो पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन रात में दर्ज करने से मना कर दिया गया था। और मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई तो तेजस्वी यादव पर कोई भी ऐसा ही छोटा सा मामला दर्ज कर दिया गया है दोस्तों, ताकि उन पर भी दबाव बनाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग इस तरीके के एफआईआर के डर को अब छोड़ चुके हैं दोस्तों, काफी आगे निकल चुके हैं, इतने सारे एफआईआर कर दिए गए, तो अब इस छोटे एफआईआर से क्या डरेंगे। भाजपा के मंत्री को डरना चाहिए, क्योंकि मारपीट का मामला बना है उनके ऊपर। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी पूर्णिया की धरती पर गए थे प्रचार करने के लिए दोस्तों, और इस दौरान नरेंद्र मोदी के द्वारा वही बीजेपी के नेताओं वाला राग अलापा गया है दोस्तों। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा कि बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को बीजेपी ने पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्र में भेजा था, जहां पर जाकर गिरिराज सिंह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था दोस्तों, यानी घुसपैठी बोल रहे थे। और आप लोग जानते हैं कि घुसपैठी बोलकर कौन से समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसके बाद नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए तो नरेंद्र मोदी भी पूर्णिया में आकर बोलने लगे कि कांग्रेस और आरजेडी
आरजेडी लंबे समय से बिहार की सत्ता से बाहर है। मैं इसके लिए माताओं बहनों को नमन करता हूं। आरजेडी की सरकार में माताएं बहनें परेशान हुई थी। इसके बाद वो कहते हैं कि जो यात्रा निकाली जा रही है इंडिया गठबंधन के द्वारा वो घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली जा रही है और नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा भाषण घुसपैठियों के इर्द गिर्द रखते हैं। दोस्तों यानी इससे ऐसा लग रहा है कि सीमांचल क्षेत्र के अंदर बीजेपी के लोग इसी मुद्दे के इर्द गिर्द अगला विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने ये पहले भी प्रयास किया था झारखंड में जाकर कि वहां के लोगों को घुसपैठिए का एक बड़ा डर दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश की जाए कि घुसपैठिए उनकी जमीन ले रहे हैं, जबकि झारखंड के लोगों ने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया था। झारखंड के लोग बोल रहे थे कि जो घुसपैठी हमारे झारखंड में आए हैं क्या वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं या अपने आप ही जमीन फाड़कर भारत में आ गए हैं। तो सबको पता है कि बॉर्डर के थ्रू ही आए होंगे दोस्तों, यानी बांग्लादेश से आए हैं तो बॉर्डर के रास्ते आए होंगे और बॉर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह के हाथ में है। इसीलिए जितनी बार बीजेपी के लोगों ने वहां पर जाकर घुसपैठिया बोला होगा उतनी बार लोगों ने बीजेपी से बॉर्डर के बारे में सवाल पूछा होगा, तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों सीमांचल क्षेत्र के अंदर भी लोग इसी तरीके से सवाल पूछेंगे जिसका जवाब बीजेपी वालों के पास नहीं होगा, यानी घुसपैठिए का मुद्दा बीजेपी के लोग अगर उठाएंगे तो भाजपा पर एकदम उल्टा पड़ेगा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वैसे भी लोग विकास की बातें सुनना चाहते हैं लेकिन जानबूझकर इस तरीके के भावना भड़काने वाले बयान दिलवाए जा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बिहार के भागलपुर में पावर प्लांट लगने जा रहा है। दोस्तों अडानी ग्रुप यहां पर 1050 एकड़ जमीन में पावर प्लांट लगाने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार निश्चित होता देख ये प्रोजेक्ट जानबूझकर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि राष्ट्र सेठ गौतम अडानी को 1 रुपए में जमीन दी गई है। बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में राष्ट्र सेठ यानी अडानी को राष्ट्र सेठ बोलकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल के लिए 10 लाख पेड़ और 1050 एकड़ जमीन दी गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं वहां के गांव वालों को नजरबंद रखा गया है ताकि वो प्रदर्शन ना कर सके। इसकी लिस्ट लंबी है। जब भी बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव हारेगी तो गौतम अडानी के हाथों कई सारे प्रोजेक्ट गिफ्ट कर देती है, यानी गौतम अडानी को गिफ्ट कर देती है वो प्रोजेक्ट, क्योंकि पता है कि अगर हार जाएंगे तो इस तरीके का प्रोजेक्ट दूसरी सरकार तो देगी नहीं, तो पहले ही दे दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर 1 रुपए में ये जो जमीन लीज पर दिया गया है इसका क्या मतलब है? क्या केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही इतनी सस्ती जमीनें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी या किसी छोटे या मझले उद्योग के लोगों को भी ऐसी कुछ स्कीम का फायदा मिलेगा? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सभी लोगों को जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन सबको जमीन की जरूरत होती है, तो क्या सरकार उनके लिए भी सस्ते जमीन उपलब्ध करवाएगी, 1 रुपए के हिसाब से लीज उपलब्ध करवाएगी ताकि वो भी अपना व्यापार कर सके? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, दिखाई नहीं देता है। और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के जो दावे हैं दोस्तों वो काफी गंभीर है कि 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे आप समझिए कि आसपास के एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा असर पड़ेगा और ये स्थानीय लोगों के अंदर और ज्यादा दहशत पैदा करेगा दोस्तों। और एक तरीके से उनके जिंदगी का जो सबसे मूल चीज होता है वो उनकी जमीन होती है और वो भी उनके हाथ से सरकार छीन रही है। आप लोग इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? लिखकर जरूर बताइएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर जब भी बीजेपी के किसी बड़े नेता का बिहार का दौरा होता है दोस्तों तो नीतीश कुमार को एक चीज हमेशा करना पड़ता है और वो है नीतीश कुमार को बार बार ये बताना पड़ता है कि वो एनडीए गठबंधन छोड़ के नहीं जाएंगे। एक बार फिर से उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है दोस्तों। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के पूर्णिया के मंच पर भी ये बात बोली कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी अलायंस को छोड़कर नहीं जाएंगे और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि नीतीश कुमार कहते हैं कि कुछ लोग हमको आरजेडी के साथ लेकर चले गए थे, वे लोग हमको जो आरजेडी में लेकर गए थे वो मेरे साथ ही यहाँ पर मौजूद है, मंच पर है, यानी ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ललन सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जब भी पलटी मारा गया है तो उन्होंने ही भूमिका निभाई है और उनके लालू यादव जी के परिवार के साथ में अच्छी बातचीत है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर पूर्णिया की महापौर और जिले की प्रथम नागरिक माने जाने वाली जिला प्रशासन के द्वारा अपमानित हुई है दोस्तों। दरअसल खबर है आरजेडी की नेत्री को लेकर जो मेयर है विभा कुमारी दोस्तों, उनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आने दिया गया, जबकि उनके पास प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने का पास भी था। इसके बावजूद प्रशासन ने नहीं जाने दिया दोस्तों, क्योंकि वो आरजेडी से ताल्लुकात रखती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष का ये पूरा मामला है दोस्तों। और आप लोग इस पर जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
पूर्णिया के अंदर बने एयरपोर्ट को लेकर पप्पू यादव बोले, कहा मेरा हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन को जोड़ने का संकल्प था, जो वादा मैंने पूरा किया है। अब मैंने एक हाईटेक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी आग्रह किया। हाईकोर्ट की बेंच और पूर्णिया को उप राजधानी बनाने की मांग की है। मखाना तिलकुट से जीएसटी खत्म करने का आग्रह किया है। धीरे धीरे करके ये सब कुछ पूरा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक एक्टिव सांसद है, यानी पूर्णिया के हितों के लिए लगातार नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं, खासकर जो मंत्री वगैरह है उनसे मुलाकात करते रहते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं पूर्णिया के अंदर चीजें तेजी से हो रही है। कई सारे हाईवे वगैरह भी बने हैं। दोस्तों, आप लोग अगर मानते हैं कि अच्छा सांसद होने का फायदा तो जरूर क्षेत्र को मिलता है, तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर किसानों की दुर्दशा के प्रति लापरवाह होने का आरोप लगाते हुए पवार ने चेतावनी देते हुए कृषि संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और पवार ने नेपाल से इस पूरे मामले को जोड़कर चेतावनी जारी की है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि देवा भाव चारों ओर नजर डालिए, यानी नेपाल की ओर संकेत देते हुए कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि कृषि संकट बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र के अंदर। आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी ने रविवार को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आयोग को कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधित आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। कुरैशी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाते समय कई राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आरोप गंभीर है, इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। यानी दोस्तों, जो जितने रिटायर्ड चुनाव आयोग के अधिकारी है वो तो मानते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन देश का चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मामले को टालता हुआ नजर आता है। दो शब्द आप भी इस पूरे मामले को लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के हिसाब से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।